सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स के सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं और हमारा जो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 11 रेशो एनालिसिस का हम डिस्कशन करेंगे कि क्या रेशो एनालिसिस होता है। फ्रेंड्स, इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट इसके चैप्टर में दिया था जब हमने इसका चैप्टर 10 किया था कि एनालिसिस वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जो हम करते थे। तो ये जो अनुपात विश्लेषण है ये क्या है? वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण करने की जो तकनीकें हैं, जो टेक्निक्स की हम बात कर रहे थे कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किस तरह से किया जाता है, तो उसकी कुछ टेक्निक्स थी। उन टेक्निक्स में से एक ये है। तो हमने जो पहले 3 टेक्निक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? एक तो पढ़ा था कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक पढ़ा था कॉमन साइज और फिर पढ़ा था अपन ने ट्रेंड एनालिसिस। और आज हम कर रहे हैं उसकी चौथी टेक्निक रेशो एनालिसिस के बारे में। हम इसका पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से रेशो एनालिसिस होता है, कौन कौन से रेशो होते हैं जो हमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते वक्त कैलकुलेट करने होते हैं, इनका क्या रिलेशन होता है, क्या इनका फॉर्मूला होता है और क्या क्या एरियाज़ को ये इफेक्ट करते हैं, इनकी पूरी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आपने इसके चैप्टर 10 का नहीं देखा है, अगर आपने वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर था चैप्टर 10, अगर उसके वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखें ताकि आपको बैलेंस शीट यानी कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट और हमारी बैलेंस शीट, ठीक है ना। ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं और क्या होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं और होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं इनके बारे में अगर हमारे को पूरा एक ब्रीफ नॉलेज होता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उसमें क्या क्या मदें आती है, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, तो हमारे को ये चैप्टर समझने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी और हमारे को अच्छे से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी कि एक बार आप उस वीडियो को देख लें, चैप्टर 10 के वीडियो को, तो आपको ये चैप्टर जल्दी से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पूरा एक दिमाग में फिट होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत होता है। यानी कि अगर आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड है तो उसमें क्या आता है, आपकी नॉन करेंट एसेट्स में क्या आता है, करेंट एसेट्स में क्या आता है, या आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है। अगर इन सभी का आपको अच्छे से पता है तो फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से ये चैप्टर नहीं होगा। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता है कि फॉर्मूला में जो लिखा है, माना कि आपको करंट एसेट्स, आपको अगर करंट रेशो निकालना है और करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी जिसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि CA/CL, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि करंट एसेट्स क्या होती है और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, तो आपके फॉर्मूला याद होने का भी कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को अच्छे से, इस चैप्टर पर अपनी ग्रिप बनाने के लिए, अपनी पकड़ बनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी आपका इनकम स्टेटमेंट जो होता है और आपकी बैलेंस शीट, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 13 के अनुसार जो फॉर्मेट दिया गया है, जो अपन ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से आपको समझाया था। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देखें और फिर इससे कंटिन्यू करें तो आपको बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस में अभी जब एग्ज़ाम होंगे तो ऐसे ऑप्शनल में आता है। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा पेशेंस बना के मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जो थ्योरी जो आपके चैप्टर है नीचे इसके ऑप्शन में जो आपको अवेलेबल है, तो मेरा मानना ये है कि ये चैप्टर ज़्यादा ईजी रहेगा उसके कंपैरिजन में आपको। वैसे अभी अपने पास बहुत सारा टाइम है तो मैं उन चैप्टर को भी कवर करूंगी, तो लेकिन फिर भी देखो, आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अटेंड करें, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में दिए तो फ्रेंड्स है ना, आपके और हमारे जैसे लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठकर हमारे सिलेबस का डिफाइन करते हैं कि ये सिलेबस होगा, ये पढ़ाया जाएगा। उसके पीछे बहुत लॉजिक, बहुत कारण होते हैं, तभी वो सब डिसाइड करते हैं। नहीं, आपके और मेरे सोचने से सिर्फ ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके सिलेबस में दिया है तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ आनी चाहिए। और अभी आपके पास टाइम है तो आप इसे भी अच्छे से कीजिए।
फ्रेंड्स हो सकता है आपको थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्बेंस हो रहा हो क्योंकि बहुत खुशनुमा माहौल है आज बारिश का। था कि आज वीडियो नहीं बनेगा पर फिर भी मैंने आज जगह चेंज करी। आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा पीछे चेंज लग रहा होगा और बारिश का बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो इसी के साथ हम हमारे वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अनुपात विश्लेषण। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंटली इसको करिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसके लिए ज़रूरी कि आप इसका जो लास्ट जो था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर था उसको आप देखें, ताकि ये चैप्टर आपको क्या होगा अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स हम वही पिछले से बात करते हैं कि हम जो पढ़ रहे थे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किस तरह से होता है और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की कुछ तकनीकें हमको बताई गई थी। उसमें पहला था आपके कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर था आपके कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर एक था आपके ट्रेंड एनालिसिस और फिर हम चौथा बात कर रहे हैं रेशो एनालिसिस की। बाकी के जो थे वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो हमारा चौथी जो टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने की, रेशो एनालिसिस जिसका नाम है चौथी टेक्निक का, उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। तो कुछ 5 भागों में इन्होंने बांटा गया कि इस तरीके से करते हैं। तो जो पहला डिस्कशन है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारे लिक्विड रेशो के साथ, ठीक है ना। लिक्विड यानी कि तरलता अनुपात की हम बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स ये पूरा जो टॉपिक है ना, इसमें फुल नहीं देखिए, आपके पास कुछ एक 15-20 फॉर्मूला है जिनको आपको देखना है, लेकिन फॉर्मूला याद करने से बेटर है कि आप उस फॉर्मूला को समझे, तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं भी आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप फॉर्मूला को कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या होना चाहिए कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और आपको बैलेंस शीट पूरी पता होना चाहिए। देखो अपन बात करते हैं जिससे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, तो उसमें क्या होता है अपने इनकम आती है सबसे पहले कि अगर आपके ऑपरेशन से क्या इनकम है, आपकी कोई अदर इनकम है, फिर आपकी टोटल इनकम आती है, फिर आपके सारे एक्सपेंस आते हैं, फिर आप प्रॉफिट निकालते हो, फिर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, फिर टैक्स होता है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। और इसी तरह से अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो सबसे पहला होता है हमारा इक्विटीज एंड लायबिलिटी और दूसरा होता है हमारा एसेट्स। तो एसेट्स में क्या आती है हमारी नॉन करेंट एसेट्स आती है। नॉन करेंट एसेट्स में हमारी सारी फिक्स एसेट्स आती है यानी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स। फिर हमारे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आते हैं। फिर आती है हमारी करंट एसेट जिसमें होता है हमारा इन्वेंट्री, कैश, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट, ये सारी चीज़ें हमारी किसमें आती है, करंट एसेट्स में आती है। और इक्विटीज़ और लायबिलिटीज़ की बात करें तो हमारा क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है, जिसमें आती है एक तो हमारी शेयर कैपिटल आती है और क्या आता है हमारे रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। फिर हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आती है, उसमें हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाती है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस होते हैं वो आ जाते हैं। फिर हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आती है, उसमें हमारे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और इस तरह से जो चीज़ें होती है वो सारी आती है। तो फ्रेंड्स जैसे अगर हमारे को बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से एक होता है दिमाग में, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चैप्टर को करने से पहले आप 2-3 बार बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आपको पूरा दिया गया है आपके चैप्टर 10 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी बुक में पूरा दे रखा है, अच्छे से फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ले कि हाँ ये चीज़ें यहाँ होती है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हम बात करेंगे तरलता अनुपात, लिक्विड रेशो की हम बात करेंगे कि लिक्विड रेशो क्या होता है और इस लिक्विड रेशो को कैलकुलेट करके हम किस तरह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्योंकि देखो इसका नाम ही क्या है, तरल अनुपात। तरल यानी कि क्या, लिक्विड। देखो जो चीज़ें कंटिन्यूशन में घूमती रहती है, रोटेशन जिनका चलता रहता है, वो क्या होती है, हमारी लिक्विड। अब जैसे हम बात करते हैं हमारा एसेट साइड जो होता है उसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स होती है और होती है हमारी करंट एसेट्स, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ बात क्या करें, तरल यानी लिक्विड फॉर्म में कौन रहेगी फ्रेंड्स, करंट एसेट रहती है, क्योंकि जिसका ड्यूरेशन क्या होता है 12 मंथ और उनसे कम होता है, ठीक है ना। और नॉन करेंट एसेट्स यानी कि हम हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो हमारी एसेट्स रखी होती है या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसका उद्देश्य हम 12 महीने में हमारे को उसको बेचने का कोई हमारा मोटिव नहीं है कि हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन करेंट एसेट्स में क्या होती है, इन्वेंट्री का रोटेशन तो चलता ही रहेगा, कैश भी आपके चलता रहेगा, बैंक का अमाउंट, ट्रेड रिसीवेबल और डेटर आपके क्या रहेंगे, हमेशा बदलते रहेंगे। तो लिक्विड यानी कि लिक्विडिटी हमारी बिजनेस में कैसी है, तो फ्रेंड्स लिक्विड रेशो में यानी कि हम हमारे
हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी को चेक करते हैं, तरलता को चेक करते हैं, तो पहला रेशो जो हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारा करंट रेशो, चालू अनुपात जिसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसको सूत्र अब देखो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तरलता की, ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे ही आपके दिमाग में आ जाता है तरलता अनुपात, ठीक है, और तरलता अनुपात में हम बात करें अगर चालू की, ठीक है ना, करंट रेशो की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि आपको आपकी चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में क्या होता है, आपको रेशो एनालिसिस करना होता है कि हमारी जो चालू संपत्तियां हैं, यानी कि हमारी जो करंट एसेट्स है और हमारी जो करंट लायबिलिटीज है, ठीक है ना, हमारी करंट एसेट्स और हमारी करंट लायबिलिटीज के बीच का रिलेशन ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता है कि करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है और आपके करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फ्रेंड्स देखो, हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, करंट रेशो की बात कर रहे हैं। पहले आपकी तरलता अनुपात, और तरलता अनुपात में हमारा पहला है करंट रेशो। तो इस करंट रेशो का जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी करंट एसेट्स क्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स करंट एसेट्स क्या क्या होती है, सबसे पहले अगर हम करंट की बात करें, ठीक है ना, करंट का मतलब क्या, ऐसी एसेट्स या ऐसी लायबिलिटी जिसका ड्यूरेशन 12 मंथ और लेस है, यानी कि सिर्फ 12 महीनों की अवधि तक की जो हमारे होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, करंट में इंक्लूड करते हैं। और जैसे ही उनका ड्यूरेशन 12 मंथ से ज़्यादा हो जाता है वो क्या हो जाती है, हमारे लिए नॉन करंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स में आते हैं हमारे करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, फिर होते हैं हमारे इन्वेंट्री। अब वो इन्वेंट्री चाहे आपके फिनिश गुड्स की हो, WIP हो, रॉ मटेरियल हो, किसी भी तरह की इन्वेंट्री होगी, किस में आती है, आपकी करंट एसेट्स में आती है। फिर आते हैं आपके TR यानी कि ट्रेड रिसीवेबल की हम यहाँ पर बात करते हैं। फिर आता है हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि आपका बैंक बैलेंस, आपके पास ड्राफ्ट पड़े हैं, चेक पड़े हैं, आपका चेक इन क्या बोलते हैं ऑन द वे है कि आपको किसी पार्टी से चेक मिल गया है पर अभी अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितने भी हो गए। फिर हो गए आपके शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस एंड STLA की मैं बात कर रही हूँ। और या फिर अदर आपकी कुछ भी हो गए, जैसे अदर में क्या हो सकता है, आपके प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, आपकी एक्यूड इनकम होती है, आपका कोई एडवांसेस से या फिर कोई एडवांस तक अगर आपने पेमेंट किया हुआ है, तो ये आपके क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म एडवांस टाइप का होता है, ये चीज़ें इसमें आती है। तो ये होती है फ्रेंड्स आपकी करंट एसेट्स। तो देखो, जगह आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड का जब अच्छे से पता है ना कि एसेट साइड को किस तरह से बनाते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं एसेट्स, फिर उसमें पहला जो होता है वो होता है हमारा नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिर उस नॉन करंट एसेट्स में दो सब हेडिंग होती है, उसमें पहली होती है आपकी टेंजिबल एसेट्स और दूसरी होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। फिर होता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हमने क्या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं वो आते हैं। फिर आती है हमारी करंट एसेट्स और उस करंट एसेट्स का ये सारे पार्ट होते हैं, ठीक है ना। आपको पता ही होगा, जब हमने कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हमने बात की थी, तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या हुई थी, इंक्लूड हुई थी। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है फ्रेंड्स, अब देखो, करंट लायबिलिटीज़ को चेक करने के लिए हमारे को क्या करना होता है, हमारी जो बैलेंस शीट होती है, ठीक है ना, हमारी बैलेंस शीट के इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड को हम देखते हैं। और इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड में हमारा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा शेयर होल्डर फंड, ठीक है, जिसमें क्या आता है हमारा, एक तो आता है हमारी शेयर कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल में दोनों आएगी, आपकी इक्विटी प्रेफरेंस जो भी है दोनों आएगी। फिर होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है। फिर आपके लॉन्ग टर्म्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, लोन हो गए, एडवांसेस हो गए, इनकी बात है। फिर आते हैं आपकी क्या, करंट लायबिलिटीज़। तो ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गई, आपके ट्रेड पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, अदर हो गए। अब अदर में क्या होता है, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। आपकी अनअर्ड इनकम है, आपके एडवांस इनकम अगर कोई है, या फिर आपका कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो क्या होती है, आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स देखो, आपको एक बार बैलेंस शीट को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इसमें। तो क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फ्रेंड्स हमारे जो करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री हो गया हमारा, कैश इक्विवेलेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, हमारे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस हो गए, या फिर हमारे अदर में हम बात करें तो एडवांस इनकम टैक्स हो गया, हमारे ट्रेड पेबल्स हो गए, डेटर्स हो गए। ये सारी चीज़ें किसमें आती है, हमारी करंट एसेट्स में आती है। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की, तो हमने करंट लायबिलिटीज़ की भी बात की। फ्रेंड्स अब स्टैंडर्ड करंट रेशो की अगर हम बात करें तो 2:1 को सबसे स्टैंडर्ड एक आदर्श चालू अनुपात माना गया है कि अगर आपके बिजनेस का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का करंट
रेशो 2:1 आता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसे क्या माना गया है, बहुत ही आदर्श अनुपात माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो दूसरा रेशो वो है आपका लिक्विड और क्विक रेशो, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरित अनुपात। ठीक है ना, त्वरित अनुपात की हम यहाँ बात कर रहे हैं लिक्विड और क्विक रेशो। यानी कि देखो करंट रेशो में तो आती है आपके लिक्विड सर्सेज यानी कि तरलता, जिनको जल्दी से 12 महीने से कम की अवधि की हम यहाँ बात करते हैं। अब यहाँ पे और भी लिक्विड ट्रेडर जिनको जल्दी से ही कैश में होना है, यानी कि बिल्कुल कैश के तुल्य, ठीक है ना, कैश के तुल्य जो एसेट्स होती है उनको आपको मानना है। तो यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटीज तो वही रहेगी जो इस फॉर्मूला में थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ अगर हम लिक्विड एसेट्स की बात करें तो लिक्विड एसेट्स की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या होती है लिक्विड एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिसको जल्दी से आप क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि वो बिल्कुल कैश के समान, कैश के इक्विवेलेंट होती है। तो क्या करते हैं, हमारी जो करंट एसेट्स होती है ना, उसमें से इन्वेस्टमेंट को और इन्वेंट्री को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, लिक्विड एसेट्स आ जाती है। यानी कि देखो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री तो जब माल बिकेगा फिर पैसा आएगा, ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट हो गए, इन्वेस्टमेंट को हम मार्केट में बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन अदर जो चीज़ें होती है, ठीक है ना, अदर चीज़ें क्या हो गई, आपका कैश हो गया, कैश लिक्विड एसेट्स होती है, आपके एडवांसेस हो गए या जो भी है वो क्या होते हैं, आपके क्विक लिक्विड एसेट्स होते हैं। तो इनको जब हम फॉर्मूला में रखते हैं कि हमारी लिक्विड एसेट्स और हमारी करंट लायबिलिटी का जब हम रेशो निकालते हैं तो वो रेशो होता है हमारा लिक्विड और क्विक रेशो, जिसे हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक आदर्श जो होता है वो क्या होता है, 1:1। ठीक है, अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लिक्विड रेशो 1:1 आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। इसे एक आदर्श स्थिति माना गया है कि जब आपके तरलता अनुपात में आपका लिक्विड रेशो 1:1 आता है तो ये आपके लिए क्या है, बहुत अच्छी कंडीशन में इसको मानी गई है। तो फ्रेंड्स हमने पहला जो समझा है वो पूरा समझा है तरलता अनुपात, ठीक है ना, तरलता अनुपात की हमने यहाँ बात करी। लिक्विड रेशो को हमने अच्छे से समझा क्या होता है। तो फ्रेंड्स लिक्विड रेशो में 2 रेशो होते हैं, पहला होता है आपका करंट रेशो और दूसरा होता है आपका लिक्विड या फिर जिसे कहते हैं क्विक रेशो, ठीक है ना। अब करंट रेशो की जब हम बात करते हैं यानी कि क्या होता है, हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि हमारी करंट एसेट्स और हमारी करंट लायबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, वो जो रेशो होता है वो हमारा क्या होता है, करंट रेशो होता है। और लिक्विड की बात करें तो हमारी लिक्विड एसेट्स मतलब क्या, जो जल्दी से कैश में परिवर्तन हो जाती है। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं और हमारी जो इन्वेंट्री होती है उसको कैश में बदलने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसको छोड़कर अदर करंट एसेट्स आपकी क्या हो जाती है, आपकी लिक्विड एसेट्स हो जाती है। और उसका जो रिलेशन हम किससे देखते हैं, करंट लायबिलिटीज से उसका रिलेशन हम देखते हैं। तो जब ये रेशो हमारे पास आता है तो उसे कहते हैं हम लिक्विड और क्विक रेशो, यानी कि त्वरित अनुपात और चालू अनुपात ये होता है। तो हमारा 2:1 को क्या हो जाए, एक स्टैंडर्ड रेशो माना गया है, करंट रेशो। और अगर हम लिक्विड क्विक रेशो की बात करें तो स्टैंडर्ड होता है इसका 1:1। तो फ्रेंड्स ये था आपका पहला तरलता अनुपात जिसको हमने अच्छे से किया है। फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगता है कि मैं इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैम आप इनकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप हमें करवाइए, या फिर आप ग्रुप में ज्वाइन हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप उसमें मुझे मैसेज करें कि इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैम आप करवा दीजिए, या आप पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को, किसी एग्जाम्पल को, किसी इलस्ट्रेशन को आप मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मुझे उसका नंबर बता दीजिए या उसका क्लिक करके मेरे को सेंड किए तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊँगी। फ्रेंड्स आपको मेरे ये वीडियो कैसे लगते हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मोटिवेशन होता है वो, तो मैं उससे बहुत सेल्फ मोटिवेट होती हूँ। तो अपने आप को मैं मोटिवेट और बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहूँ, क्योंकि मैं मोटिवेट रहूँगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो फ्रेंड्स अगला जो रेशो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोल्वेंसी रेशो की हम यहाँ बात करेंगे। सोल्वेंसी रेशो मतलब क्या होता है, आपका शोधन क्षमता अनुपात, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सारी बात होती है वो होती है, आप समझो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बैलेंस शीट होती है, ठीक है ना, बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में जो पार्ट होते हैं क्या होता है, आपका शेयर होल्डर फंड होता है, आपका लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग बोरो, इनकी जो होता है, इनका जो रिलेशन होता है उनको हम इसमें चेक करते हैं सॉल्वेंसी रेशो की। हमारी खुद की कैपिटल कितनी लग रही है, हमने बाहर से कितनी बोरो कर रखी है, हमारे शेयर होल्डर के पास कितना फंड है, इनका जो हम जब चेक करते हैं, रेशो एनालिसिस करते हैं, उनका जो ये होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंसी रेशो, यानी कि शोधन क्षमता अनुपात जिसे कहते हैं, ठीक है। यानी अब इस रेशो की जब हम बात करेंगे सोल्वेंसी रेशो की तो हमारे दिमाग में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उस साइड में क्या क्या आता है।
ठीक है। बैलेंस शीट की इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड बिल्कुल जस्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए कि हाँ ये इसके बाद ये आता है, तो हमारे वो जल्दी से क्या हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। आप कैसे याद कर सकते, देखो फटाफट से क्या होता है, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारा हेडिंग होता है, फिर उसमें आता है आपका शेयर होल्डर फंड आता है, उसमें आती है हमारी शेयर कैपिटल आती है, और क्या आता है रिजर्व सरप्लस। फिर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज आती है, और क्या होती है हमारी करंट लायबिलिटीज होती है, ठीक है। अब इनके बीच के अंदर के जो बैकग्राउंड होता है उनको हम और डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा रेशो आता जाएगा। तो बात करते हैं पहले रेशो की, जो है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो डेब्ट है और हमारी इक्विटी है उनके बीच में क्या रिलेशन है उसकी हम बात करेंगे। तो हमारे जितने भी डेब्ट है, अब यहाँ पे टोटल डेब्ट लेंगे हम कौन सा, लॉन्ग टर्म, हम यहाँ शॉर्ट टर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या डेब्ट ले रहे हैं हम, लॉन्ग टर्म। जब हम डेब्ट इक्विटी रेशो निकालेंगे तो हम क्या लेंगे, हमारे लॉन्ग टर्म डेटर्स को लेंगे, और क्या लेंगे, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल और हमारी रिजर्व सरप्लस हमारा क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होता है। या फिर ले सकते हैं हमारी नेटवर्थ की, हमारी नेटवर्थ कितनी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की या हमारी कंपनी की। तो देखते हैं क्या होता है, देखो टोटल डेब्ट्स का मतलब क्या ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म की हम यहाँ बात करें तो लॉन्ग टर्म जितनी भी बोरोइंग है या फिर लॉन्ग टर्म आपके जितने भी प्रोविजन है वो क्या होंगे, आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट होंगे। जैसे आपका डिबेंचर हो गया, कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, तो ये जो सारे होते हैं ये क्या होते हैं, आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट होते हैं, डेटर होते हैं। तो इनकी है जब हम बात करेंगे, और कैसे रेशो निकाल रहे हैं इनका, शेयर होल्डर फंड से। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो हो गया तो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो होता है, ठीक है। तो जिससे हम रेशो निकालते हैं उसको अपोन में करना है, यानी कि हमारे जो टोटल डेटर है या हमारी जो टोटल डेब्ट है, ठीक है, हमारे जो देनदार, हमारी जो शोधन क्षमता अनुपात हम निकाले डेब्ट इक्विटी रेशो। तो हमारी जो टोटल डेब्ट है यानी कि हमारी बोरोइंग कितनी है, हमारे पास डिबेंचर कितने हैं, हमने कितने का लोन ले रखा है, तो इन सब की टोटल ये सारी कौन सी आएगी, लॉन्ग टर्म आएगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म को किससे निकालना है, मेरे को शेयर होल्डर फंड से। और हमारा शेयर होल्डर फंड क्या होता है, यानी कि हमारे पास हमारे जो शेयर है उनके लिए कंपनी के पास कितना पैसा अवेलेबल हो, वो होता है आपका शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में आपका क्या आता है, उनकी कैपिटल आती है, और कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी किसके लिए होता है, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर के लिए, तो वो भी क्या होता है आपके शेयर होल्डर फंड के अंदर इंक्लूड होता है। फिर बात करते हैं दूसरा प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो की हम बात करेंगे तो प्रोप्राइटरी रेशो यानी कि हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोप्राइटर। अगर देखो एकल स्वामी तो होता है तो प्रोप्राइटर कहते हैं उसको, ये आपको पता ही होगा। तो प्रोप्राइटरी रेशो जब हम निकालते हैं तो प्रोप्राइटर फंड या फिर क्या होता है आपका शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब क्या, वही आपका कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हो जाते हैं। और आप फिर बात करते हैं टोटल एसेट्स की, कि यानी कि हमारे पास यानी कि शेयर होल्डर जो है, ठीक है ना, अंश धारक जो है, अंश धारक के फंड के बदले के बने कंपनी के पास कुल कितनी संपत्ति अवेलेबल है, इसका हम रेशो निकालते हैं टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स में यहाँ पे आपकी नॉन करंट और करंट दोनों ही एसेट्स आती है, ठीक है। आपकी नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को क्या करना होता है, लेना होता है टोटल एसेट्स में। और इसका रेशो हम किससे निकाल रहे हैं, शेयर होल्डर फंड से। तो हमारा शेयर होल्डर फंड क्या होता है, आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सोल्वेंसी रेशो की। तीसरा जो इसका रेशो होता है वो होता है आपका सोल्वेंसी रेशो, ठीक है। अब सोल्वेंसी रेशो क्या होता है, टोटल डेब्ट्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। अब यहाँ पे जब हम सोल्वेंसी रेशो निकालते हैं, ठीक है ना, आपको डेब्ट इक्विटी रेशो जब निकालते हो और सोल्वेंसी रेशो जब निकालते हो तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि डेब्ट इक्विटी रेशो निकालते वक्त सिर्फ हम कौन से बात करते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की हम बात करते हैं। और जब हम सोल्वेंसी रेशो निकालते हैं, ठीक है ना, जब हम सोल्वेंसी रेशो निकालते हैं तो क्या लेते हैं, टोटल डेब्ट्स लेते हैं, ठीक है। वहां आता है सिर्फ लॉन्ग टर्म और यहाँ आते हैं आपके टोटल, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों आएंगे, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की हम क्या करेंगे, पूरी बात करेंगे, टोटल आ जाएगा आपका। यानी कि आप एक तरह से देख लो आपकी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यानी कि करंट और नॉन करंट जो दोनों का वो दोनों यहाँ पे क्या आ जाएंगे। फिर टोटल एसेट्स मतलब वही नॉन करंट और करंट दोनों एसेट्स आ जाएगी आपकी टोटल एसेट्स। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, सोल्वेंसी रेशो आ जाएगा। सोल्वेंसी रेशो निकालने के लिए एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस प्रोप्राइटरी रेशो। अब देखो फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा सा ऐसे चेंज करना चाहोगे या फिर इसको थोड़ा सा चेकआउट करना चाहते हो तो कैसे होता है, देखो प्रोप्राइटर रेशो से 1 को लेस करें, ठीक है। हमारा कुल अनुपात
किसके बराबर होता है, 1 के अनुपात के होता है। ठीक है, अब प्रोप्राइटर फंड में क्या आता है, देखो हमारा शेयर होल्डर फंड डिवाइड में क्या है आपकी टोटल एसेट, यहाँ क्या आ रहा है टोटल डेब्ट। ठीक है, तो अब हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं और इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारा शेयर होल्डर फंड होता है, नीचे हमारी सारी क्या होती है लाइबिलिटीज ही होती है। तो जब हमने ऊपर वाले शेयर होल्डर फंड का अलग रेशो निकाल लिया तो नीचे हमारे पास क्या बचा, सारी लाइबिलिटीज बटी ना, चाहे वो करंट है या फिर क्या है नॉन करंट है। तो जब हम 1 में से, और दोनों का रेशो किससे निकाल रहे हैं, टोटल एसेट्स से। ठीक है, तो नीचे जब हमारा डिनोमीटर है वो क्या है, सेम ही है, और ऊपर का जब आधा आधा करें तो उसको 1 में से लेस कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारा सोल्वेंसी रेशियो आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज थोड़े माहौल डिस्टर्बेंस है, लाइट बंद के कारण हो सकता है आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। तो इसका जो एक लास्ट रेशो है उसकी हम बात करते हैं, वो है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, अगला जो हमारा रेशो है वो कौन सा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो की हम पर बात करेंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो यानी कि देखो हम लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे डेब्ट की बात कर रहे हैं कि हमने लोन ले रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उनको क्या चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तो जब हम ये लेते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो तो क्या होता है, मैं फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि हम जब इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हैं और हम टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं उसके पहले हमारा प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि आपका प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो आपको पहले उसको बिफोर टैक्स करना पड़ेगा और फिर उसमें इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। तो आपको ये अगर अमाउंट डायरेक्ट नहीं दिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कौन से होते हैं, जैसे आपके डिबेंचर पे आपको क्या दे रही होती, रेट दे रही होगी, इतना % आपको फिक्स इंटरेस्ट लगता है। तो जो आपके फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं उसको आप किससे रेशो निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये क्या आएगा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, तो इसको फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस तो निकलता है आपका किस पे, डिबेंचर पे। जैसे आपको दे रखा होता है इतने लाख के डिबेंचर है और इतना % उसका इंटरेस्ट रेट है, तो वो होता है आपका फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। और आपका क्या निकालना होता है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपको ये बाद में दे रखा हो, जैसे कि मान लो आपको दे रखा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इनकम टैक्स की रेट दे रखी है, तो आपको पहले 100 माइनस टैक्स रेट करके उसका डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाइड करके क्या करोगे, उसको 100 बनाओगे, फिर उसमें क्या करोगे आप इंटरेस्ट को एड बैक करोगे फिर से। तो ये आपके पास क्या जाएगा, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस तरह से हमारा ये जो निकालेंगे हम क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, तो अब जैसे जब हम पीबी ये निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसके लिए हमारे को क्या होना चाहिए, हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले भाग में बाकी के अगले रेशो के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, इस मौसम का लुत्फ उठाइए, लेकिन अपने घर के अंदर रहकर खिड़की में खड़े होकर मौसम का लुत्फ उठाए, बाहर ना जाएं, बीमार ना होएं, अपने और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इन रेशोज़ के ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अवेलेबल करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप किसी पर्टिकुलर स्पेशल क्वेश्चन को सोल्व करवाना चाहते हैं तो उसका नंबर मुझे मेंशन करें, जल्दी आपके लिए उसका भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं आने वाले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।